सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज इतिहास पढ़ने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने इतिहास के बारे में चर्चा किया कि इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से उसका हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में कहाँ से किस प्रकार से हम जानकारियाँ इकट्ठा करके इतिहास को जान सकते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो कल पढ़े हुए थे, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि इतिहास के 3 कालखंड हैं। पहला अद्य ऐतिहासिक, दूसरा पहला प्रागैतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। इसमें हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सभ्यता लिखित है पर पढ़ा नहीं गया है। यहाँ भी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। स्रोत के आधार पर जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। और पुरातात्विक आधार से जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। स्रोत से जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसमें हम जो अध्ययन करते हैं, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास। इन 3 कालखंडों के बारे में हम अध्ययन करते थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये 3 कालखंड है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार कल देखे थे, 5 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर दूसरी बार हम क्लास में चलेंगे। यहाँ तक हो गया था सभी का। इसमें पहला प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा गया था पाषाण काल। उसे पाषाण काल को 4 कालखंड में डिवाइड किया गया था। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा ताम्रपाषाण काल। यह आपका 25 लाख साल से 12,000 वर्ष तक रहा। यह आपका 12,000 वर्ष से 5,000 वर्ष तक रहा और यह 5,000 वर्ष से 3,000 वर्ष तक रहा। सबसे लंबा कालखंड यही रहा जो 25 लाख साल से 12,000 साल तक रहा। सबसे लंबा कालखंड पुरापाषाण का था। इसमें जो सारी चीज़ें खोज हुई, आग की खोज मानव सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया। खानाबदोश था, खाद्य संग्राहक था, खानाबदोश था और खाद्य संग्राहक था। आखेट
करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी में ही शिकार के माध्यम से सारी चीज़ें अपना सुचारू रूप से चलाते थे। जो घर के मुखिया हुआ करते थे, यदि यात्रा के दौरान कभी भी भूख लगती थी उनको लेकर के जाते थे, मार करके खा लिया करते थे। दूसरा जो था वो मध्यपाषाण काल था। मध्यपाषाण को माइथोलिथ कहा गया। यहाँ पर छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ। अंत्येष्टि संस्कार सबसे पहले देखा गया यहाँ पर, और पशुपालन कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ। पशुपालन कार्य जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले यही मध्यपाषाण काल में आपके दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, और दमदमा नामक स्थान से सौ भंडार और महदहा नामक स्थान से हड्डियों के ढेर प्राप्त हुए। महदहा नामक स्थान से हड्डियों के ढेर प्राप्त हुए। उसके बाद आपका नवपाषाण काल था। नवपाषाण काल में इसको उत्तर पाषाण काल कहा गया, और इसको जो है उत्तर पाषाण काल कहा गया। इसमें इसको मेगालिथ कहा गया। मेगालिथ के आधार पर इसमें बहुत छोटे औजार बनने लगे, काफ़ी ज़्यादा विशाल सौ भंडार प्राप्त हुए। कृषि सबसे पहले यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, जो 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। और प्रतापगढ़ से अभी हाल ही में 8000 ईसा पूर्व कोल्डिहा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो सबसे प्राचीन माना जा रहा है। सबसे प्राचीन माना जा रहा है, यह यूपी के प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। और गेरू वर्णीय मृदभांड बहुत ज़्यादा इसी नवपाषाण काल में ही हस्तिनापुर में प्राप्त किया गया है। गेहूं तथा जौ के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं कृषि के, जो आपके नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जौ ईरान से मिला है, और गेहूं आपका पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है, जो कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहाँ कृषि के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और होमो सैपियंस सबसे पहले मानव यहाँ पर पाए गए, इनको होमो सैपियंस कहा गया, मानव देखे गए। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा गया, क्योंकि तांबे का प्रयोग उस समय हो रहा था, और उसको एक सुचारू रूप से लाठी के तरीके से तैयार करके उसमें नुकीले पत्थरों को लगा करके भाला बना करके उससे शिकार किया जाता था। इसी प्रकार उसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। और हम लोगों ने भारत में कई जगहों को देखा था जहाँ से कुछ कुछ स्थान से कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, पहला जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यहाँ से जो है गर्त आवास प्राप्त हुआ था। गर्त आवास प्राप्त हुआ था। प्रतापगढ़ यूपी से, यहाँ का एक क्षेत्र है कोल्डिहवा 8000 BC से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी प्राप्त हुए हैं, जो रायसेन जिला में स्थित है, विंध्याचल पहाड़ियों के बीच तथा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान लिए थे, पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम सभी पढ़ेंगे। तो इसमें जब इस तरीके से यहाँ इनका विभाजन हुआ और बंटवारा हुआ, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, ये देखा गया पाषाण काल के आधार पर। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थॉमसन। इनको इतिहास का त्रियुगीन विभाजक कहा जाता है। इतिहास का त्रियुगीन विभाजक। इन्होंने कहा कि
इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। इसमें पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इन्होंने कहा कि इसको पाषाण काल, इनको सिंधु घाटी की सभ्यता, इनको ऐतिहासिक काल, इस प्रकार ना बांट करके इन्होंने कहा कि ऐसा देखा जाए कि किस ऐतिहासिक काल में किस धातु की खोज हुई है, उनके आधार पर इनको हम कैसे बांट सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में, जिनको पत्थरों का युग कहा जाता है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके अंतर्गत पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि इसमें पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिले, जिनके कारण इनको पाषाण काल कहा गया। तो थॉमसन ने इसको कहा पाषाण युगीन सभ्यता। क्या कहा? पाषाण युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता। और इसमें इन्होंने कहा कि किस चीज की प्राप्त हुई, तो इसमें कांसे की प्राप्ति हुई, इसमें कांसे की प्राप्ति हुई, जो कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई, जो आगे चल करके हम बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो इसमें कांसे का जब प्रयोग हुआ, यहाँ कांसा मिला, तो इन्होंने इसको कहा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसको इन्होंने कांस्य युगीन सभ्यता कहा। और कहा कि ऐतिहासिक काल में किस चीज की खोज हुई, तो जब आप ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता समापन पर होती है, सिंधु घाटी सभ्यता समापन होती है और प्राचीन भारत का उदय होता है, जहां से हम लोग प्राचीन भारत पढ़ना प्रारंभ होते हैं करते हैं, उसी समय लोहे का खोज हो जाता है। उसी समय आपका झारखंड और बिहार के आसपास लोहे का खोज हो जाता है, और उसी लोहे के खोज के कारण चारों तरफ से मारकाट चालू हो जाती है और सभी लोग लोहे पर कब्जा करने के लिए दौड़ते हैं, झपट पड़ते हैं, जितने भी राजा रहते हैं सब झपट पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा इसको लौह युगीन सभ्यता, इसको इन्होंने कहा लौह युगीन सभ्यता। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक जो आए, उन्होंने कहा कि जिस धातु का प्रयोग जिस कालखंड में हो रहा है, उस कालखंड को उसी नाम के आधार पर बांटा जाए। इस कारण से इनको इतिहास का त्रियुगीन विभाजक कहा जाता है। इस कारण इन्हें इतिहास का त्रियुगीन विभाजक कहा जाता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युगीन सभ्यता इन्होंने कहा, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा, और ऐतिहासिक काल को इन्होंने लौह युगीन सभ्यता कहा। और इसके आधार पर इन्होंने तीनों कालखंडों को बांटा, जिन्हें इतिहास का त्रियुगीन विभाजक कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इतिहास के जो जो खोज हुए, जहां जहां से खोज हुए, तो उसको रखने के लिए कहीं स्थान की आवश्यकता होती है कि जो खोज किया जाएगा वो रखा कहाँ जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो हम खोजते हैं उसको ऐसी जगह हम रखते हैं कि जहाँ एक प्रदर्शनी के रूप में वहाँ सभी लोग उस चीज़ को देख सकें, उस चीज़ को देख सकें। जो खोजा गया है, जो खोजा गया है उसको सभी लोग क्या करें, देख सकें। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय
क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। सबसे बड़ा संग्रहालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क में पड़ता है। डेनमार्क में पड़ता है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन संग्रहालय है जो पूरे विश्व का संग्रहालय है, वह डेनमार्क के कोपेनहेगन में पड़ता है। और भारत का संग्रहालय जिनका पुराना नाम मानव संग्रहालय था, जो भारत का संग्रहालय है, भारत का संग्रहालय, उसका पुराना नाम था मानव संग्रहालय। पुराना नाम क्या था? मानव संग्रहालय। पुराना नाम इसका क्या था? मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी जब शासन में आई तो इन्होंने इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया। तो अब ये मानव संग्रहालय है तो किसी ना किसी के अधीन आएगा। जैसे आप अपने पिताजी के अधीन होंगे, आपके पिताजी अपने बाबा के अधीन होंगे, तो वैसे ही कहीं ना कहीं यह भी किसी के अधीन होगा। जब इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा, उसी समय यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन हो गया। क्या हुआ? संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा गया, जो कि यह भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में। यह भोपाल में स्थित है। इसका पुराना नाम मानव संग्रहालय था। इंदिरा गांधी जब शासनकाल में आई तो इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा, जो कि भोपाल में स्थित है। और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्यों आता है? क्योंकि भारत के जो संस्कृति मंत्रालय है वह इन सारी चीज़ों का देख रेख करते हैं कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, क्या साक्ष्य मिला है, किस कालखंड का था, किस समय का था, तो वो उसको संभाल करके रखते हैं। जैसे म्यूजियम में रखा जाता है, जब हम उसको देखने के लिए जाते हैं हर जगह, तो हमको पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का है, या प्रागैतिहासिक काल का है, या अन्य ऐतिहासिक काल का है, या प्राचीन इतिहास का है, मध्यकालीन भारत का है, या आधुनिक इतिहास का है। इन सारी चीज़ों को जब हम जानते हैं तो हम कहाँ देखने जाते हैं? संग्रहालय में। इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदल करके मानव संग्रहालय कर दिया, जो इस समय यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो कहाँ है इस समय? यह भोपाल में स्थित है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो जब यह स्थापित हुआ और बना तो किसी ना किसी को यह सौंपा गया होगा, किसी ना किसी को यह जो है सौंपा गया होगा कि भाई पुरातत्व विभाग आपके संरक्षण में रहेगा, पुरातत्व विभाग आपके संरक्षण में रहेगा, आप इन सभी को खोज करके लाइए और हमारे यहाँ रखिए। इन सबको खोज करके लेके आइए, सारे सामान जो जहाँ से मिले हैं साक्ष्य के आधार पर, उनको आप ढूंढ करके ला करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सुरक्षित रखिए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सुरक्षित रखिए। तो पुरातत्व का जनक
पुरा तत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को कहा जाता है। ये भारत में कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व का जनक भारत में कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को 13 लाख किलोमीटर में बताया। 13 लाख किलोमीटर में इन्होंने बताया। कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता 13 लाख किलोमीटर में विस्तरित है, यानी कि 13 लाख किलोमीटर में यह क्या है, फैली हुई है। 13 लाख किलोमीटर में यह क्या है, फैला हुआ है। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या हुआ है, 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। कनिंघम ने बताया, जो कि भारत में पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने त्रियुगीन विभाजन किया, पाषाण युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता में बांटा। पुरातत्व का जनक भारत में कनिंघम को कहा जाता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो इस समय नया नाम है, वो भोपाल में स्थित है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। उसके पहले उसका नाम मानव संग्रहालय था। और विश्व का जो संग्रहालय है वह कोपेनहेगन के डेनमार्क में स्थित है। कोपेनहेगन के डेनमार्क में स्थित है। मानव की पहली चित्रकारी जो प्राप्त हुई थी वह भीमबेटका से ही प्राप्त हुई थी, जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में स्थित है, विंध्याचल तथा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल को भावचित्रात्मक विकास कहा जाता है। अद्य ऐतिहासिक काल में भाव चित्रात्मक विकास हुआ। भाव चित्रात्मक से आशय क्या है कि ये लोग अपनी पेंटिंग बना करके, जैसे कहीं कोई हाथी को बना रहे हैं या शिकार कर रहे हैं, तो वो लोग क्या किए कि पहले एक ऐसे कोई गधा या जानवर जिस तरीके से था, किसी जानवर को उन्होंने बना दिया, किसी जानवर को उन्होंने बना दिया। जैसे ये आपकी हाथी है, जैसे ही बनी है, और यहां दिखाया कि एक आदमी खड़ा है और हाथ में ये भाला लिए हुए है, हाथ में ये भाला लिए हुए हैं, जो शिकार के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अद्य ऐतिहासिक काल में भाव चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ कि ये भाला उठा करके क्या कर रहा है, हाथी का शिकार करने जा रहा है, जिनके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि यह शिकार का माध्यम है, यह शिकार का माध्यम है, जिस प्रकार ये शिकार किया जा रहा है। तो वहां पर बताया गया कि मानव इस प्रकार जो है हाथियों का या जानवरों का शिकार किया करते थे, कि किस प्रकार करते हैं, तो भाव चित्रात्मक लिपि का विकास या भाव चित्रात्मक
चित्रकारी का विकास जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जब आप देखेंगे भारत को ये आपका भारत है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, और ये आपका पाकिस्तान है जो पहले अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान में एक जगह है सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान में है, सुतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान में है। और जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान, और यहाँ महाराष्ट्र में आपका महाराष्ट्र में दमदमा नामक स्थान, और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, यह आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी, आलमगीरपुर, इसका पूरा नाम दमदमाबाद है, लेकिन दमदमा ही मैंने लिखा था, दमदमाबाद, चाहे दमदमा ही लिखेंगे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आप देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार इसका विकास जो है हुआ है। क्या है इसका विकास? त्रिभुजाकार, और इसको 13 लाख किलोमीटर में विस्तृत बताया गया है। क्या किया गया है? 13 लाख किलोमीटर में विस्तृत बताया गया है। पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में अंतिम बिंदु, जम्मू कश्मीर के मांडा में अंतिम बिंदु, और यूपी के आलमगीरपुर में अंतिम बिंदु, और महाराष्ट्र के दमदमा में। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास बताया गया है, जो कि कनिंघम ने इसका पता लगाया था। इन्होंने बताया कि 13 लाख किलोमीटर में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत है। क्या है? 13 लाख किलोमीटर में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत है। इसके कुल 300 क्षेत्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 300 शहर, क्षेत्र कहें या शहर है एक ही चीज है, 300 शहर पाए गए हैं, जिसमें 200 शहर अकेले सिर्फ गुजरात में पाए गए हैं, अकेले सिर्फ गुजरात में पाए गए हैं। 300 शहर में से 200 शहर सिर्फ अकेले गुजरात में पाए गए हैं, सिर्फ अकेले क्या है? गुजरात में जब पाए गए हैं। और इसको पहली बार चार्ल्स मैसेज ने बताया। चार्ल्स मैसेज ने क्या किया? इसको बताया। अब भाई आप साधारण एक बात समझिए कि जब किसी स्थान को खोजा जाएगा तो किसी ना किसी ने तो उस स्थान को जरूर खोजा होगा,
और खोजने के बाद में ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई जाकर के किसी को बताए नहीं, कोई जाकर के किसी को बताए नहीं। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी की बात किसी को पता चल जाती है तो जाकर के पहले बता आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, विलम्ब हो जाए किसी बात को लेकर के। तो जब 300 शहर को कनिंघम ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह फैला हुआ है, तो इसका पता चार्ल्स मैसेज ने लगाया। इसका पता चार्ल्स मैसेज ने लगाया और इन्होंने जाकर के जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक को बताया। चार्ल्स मैसेज ने क्या किया, जाकर के जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक को इन्होंने बताया। तब इन्होंने जॉन मार्शल ने आदेश दिया, किसको, दयाराम साहनी को। जॉन मार्शल ने किसको आदेश दिया, दयाराम साहनी को। इसको मिटा देते हैं। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले कनिंघम ने इसका पता लगाया और इसको चार्ल्स मैसेज नामक वैज्ञानिक ने इसको जॉन मार्शल से बताया। जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक से बताया। जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक से बताया। तो जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक ने आदेश दिया, किसको, दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को इन्होंने 1921 में पहली बार खुदाई की। सिंधु घाटी सभ्यता की दयाराम साहनी ने खुदाई की। बताया किसने, कनिंघम ने। इन्होंने कहा कि इसका विस्तार 13 लाख किलोमीटर में है। तो इन्होंने बताया, कहा कि इसमें 300 शहर हैं, जो कि सिर्फ 200 शहर कहाँ, गुजरात में पाए गए हैं। सिर्फ गुजरात में 200 शहर पाए गए हैं। तो इन्होंने आकर के चार्ल्स मैसेज ने जॉन मार्शल को बताया और जॉन मार्शल ने आदेश दिया दयाराम साहनी को। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को आदेश दिया तो उन्होंने 1921 में सबसे पहले खुदाई प्रारंभ की। अब खुदाई जब इन्होंने प्रारंभ किया तो इसको रखने का कोई जगह चाहिए। जो वहां से प्राप्त होगा, जिस प्रकार से प्राप्त होगा, जो भी पुरातात्विक स्रोत वहां से मिलेंगे, उन सबको रखने का एक जगह चाहिए। कोई जगह जहां उसको सुरक्षित रखा जाए, तो उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने पुरातत्व विभाग का गठन किया था। पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ये क्या किए, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया इन्होंने भारत में। पुरातत्व विभाग की स्थापना किए और जो सामान यहाँ से खोजा गया और जो मिला, जो भी पुरातात्विक स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए, वो
ले जा करके पुरातत्व विभाग के अधीन रखा गया, जो यहाँ से खोदा गया। जैसे कलिंगम ने 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र विस्तार का पता लगाया। चार्ल्स मैसन ने बताया कि यहाँ पर 300 के आसपास शहर बसे हुए हैं, जो कि 200 सिर्फ गुजरात में प्राप्त किए गए। जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया और आदेश दिया कि दयाराम साहनी से, तो उन्होंने 1921 में खुदाई प्रारंभ की और इन सब का गठन जो है लॉर्ड कर्जन ने भारत में किया, जिनको पुरातात्विक विभाग का गठनकर्ता भारत में कहा जाता है। पुरातत्व विभाग का गठनकर्ता भारत में कहा जाता है। सबसे पहले जो शहर खोजा गया उसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। 1922 में किया था और यह सिंधु नदी के तट का खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था, जिसे राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। यहाँ से जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए थे, जो आधार प्राप्त हुए थे, पहला था पुरोहित आवास, क्योंकि सबसे पहले किसी नगर में बसने के लिए आवास की प्रथम आवश्यकता होती है और जब आप वहाँ आवास बना करके रहने लगे तो आवश्यकता पड़ती है भोजन की। तो वहाँ पर एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। अब अन्नागार प्राप्त हुआ तो रहने के साथ साथ स्नान करना, धोना, बैठना सारी चीजें होगी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार भी प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ और एक कुआं भी वहाँ प्राप्त हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित था। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित था। और उसी मोहनजोदड़ो में ही कपास के उत्पादन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि लरकाना जिला में स्थित है। सूती वस्त्र उस समय उद्योग हो रहा था, तो इससे पता चलता है कि कपास का उत्पादन अवश्य ही हो रहा होगा, क्योंकि सूती वस्त्र उत्पादन जो है वह कपास के माध्यम से ही किया जाता है। वहाँ चौड़ी सड़कें थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में क्या होती है? सड़कें चौड़ी होती हैं, नालियाँ खुली नहीं होती हैं, तुपी हुई होती हैं, उनके ऊपर ढक्कन लगा होता है, जिससे चलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। और मीटिंग के लिए, जैसे कहीं हम लोग सभा करते हैं बैठ करके, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, सारे सभी लोग बैठे हो तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो उसी प्रकार एक वहाँ बहुत विशाल सभागार भी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? सभागार प्राप्त हुआ है। और पशुपति अर्थात भगवान शिव की प्रतिमा भी वहाँ से प्राप्त हुई है और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का ढेर। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर मोहनजोदड़ो था। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन ने बना रखा है मोहनजोदड़ो पर। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने किया। (1922) में। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्या है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे क्या है? यह स्थित है। मोहनजोदड़ो का एक उपनाम है, इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला।
इसे कहा जाता है। यहां जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त साक्ष्य, यहां जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहला पुरोहित आवास पाया गया है। पुरोहित आवास, अब आवास है तो रहने खाने और नहाने की सुविधा भी होगी, तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार भी पाया गया है। स्नानागार और अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। यहां से सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र, इससे पता चलता है कि वहां जूट उद्योग था। वहां क्या था? कपास उद्योग था, कपास उद्योग था। बहुत बड़ा एक कुआं प्राप्त हुआ वहां से, जहां से रस्सी बांध करके बल्टी से पानी निकाला जाता था पीने के लिए। नलकूप की व्यवस्था न होने के कारण वहां क्या था? कुआं था। पहले प्राचीन समय में आप देखे होंगे, जब नल नहीं था, बोरिंगें नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कुएं से ही पानी डाल करके खेतों की भी सिंचाई की जाती थी। जो ट्यूबवेल के माध्यम से छोटे मोटे काश्तकार जो होते हैं, खेतबाड़ी वाले होते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी पहले के समय में, तो क्या करते थे कि रस्सी बांध करके बल्टी से पानी खींच करके वो खेती के भी साधन को बनाते थे और उसी से पीने नहाने सारी चीजों के कार्य वहीं से करते थे। लेकिन यहाँ स्नानागार बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है, जो एक तालाब के माध्यम से था, जो एक तालाब के माध्यम से था। यहाँ पर उसके बाद चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। चौड़ी सड़कें, बहुत बड़ी चौड़ी सड़कें थी, जो इस समय आप देखे होंगे 4 लेन 2 लेन बन रहे हैं। इसी प्रकार वहां पर जो चौड़ी सड़कें थी और नालियां ढकी थी, ढकी हुई नालियां क्या थी? ढकी हुई नालियां वहां पर प्राप्त हुई हैं। और जो देवता उस समय पूजे जाते थे उनका नाम पशुपति था। पशुपति अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव को वहां पूजा जाता था। और तांबे का बहुत विशाल ढेर, तांबा का ढेर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का बहुत बड़ा ढेर और कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, कांसे की नृत्य करती हुई क्या प्राप्त हुई है? मूर्ति कह लीजिए चाहे प्रतिमा कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। चाहे मूर्ति कह लीजिए चाहे प्रतिमा कह लीजिए, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति या प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये सारा आपके समझ में आया। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया, या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ पर जो है पुरोहित आवास, बहुत बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा अन्नागार और सूती वस्त्र, जिसे पता चलता है कि कपास की खेती वहां होती थी। बहुत बड़ा कुआं, चौड़ी सड़कें, ढकी हुई नालियां और पशुपति भगवान शिव की मूर्ति और तांबे का ढेर, कांसे के नृत्य करती हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह सब साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए हैं, जो राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो के खुदाई करने से प्राप्त हुए हैं। दूसरा शहर जो खोजा गया उसका नाम है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ दूसरा सबसे बड़ा शहर था, दूसरा सबसे बड़ा शहर था। यहाँ नवाब शाह का किला प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से, नवाब शाह का किला प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से उस समय का। ठीक है, कुत्ते तथा बिल्लियों के पैरों के निशान प्राप्त होते हैं। आज के समय में जब आप देखेंगे तो कोई नया नया घर बना हो और सीमेंट का जो ऊपर से दीवार पोतते हैं, लगाते हैं, फ्रेश करते हैं दीवार को, तो उसमें क्या करते हैं कि जब लेप लगाते हैं और लगा करके उसे छोड़ दिया जाए, उसी समय कोई जानवर आकर के चला जाए तो उसके पैरों के निशान पड़ जाते हैं, उसके पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो चनहूदड़ों में एक पैर छोटा था और दूसरा पैर बड़ा था, तो इससे अनुमान लगाया गया कि पहला पैर बिल्ली का था और दूसरा जो बड़ा वाला पैर था वह कुत्ते का था। जो बिल्ली आगे की तरफ भाग रही थी और कुत्ता पीछा कर रहा था। तो बिल्ली तथा कुत्ते के पैरों के निशान चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं तथा अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट यानी कि घर के डिजाइन जो बनते हैं, अलंकृत ईंट, उस तरह के ईंट जो है चनहूदड़ों से प्राप्त किए गए हैं। और चनहूदड़ों के जो शहर बसे हुए थे उनके चारों तरफ दीवारें खड़ी थी। चारों तरफ क्या थी? दीवारें खड़ी थी, जिससे पता चलता है कि दुर्ग रहित आवास का निर्माण यहाँ होता था। दुर्ग रहित क्या है? दुर्ग रहित आवास का निर्माण हुआ करता था। जैसे आपने घर बनाया और घर के चारों तरफ इस समय बाउंड्रियां होती हैं, उसी तरीके से बाउंड्री का निर्माण चारों तरफ चनहूदड़ों में कराया जाता था कि अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे चोरी ना हो, डकैती ना पड़ने पाए और लूट मार ना हो, इस तरह से सुरक्षा के लिए जो है दुर्ग रहित आवास का निर्माण किया जाता था। तथा यहाँ पर सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। और जैसे मोहनजोदड़ो में सड़कें क्या थी? सीधी थी। जो ये दरवाजे खुलते थे वहां के, वह सड़कों के सीधे सामने खुलते थे, जो एक चौराहे के तरीके से, कुछ इस तरीके से नगर विस्तार उसका था कि यहाँ पर शहर बसे होते थे इस तरह से। और उनका एक दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था और दूसरा दरवाजा आगे की तरफ, जो सीधे सड़क से अटैच हुआ करता था, जो सीधे सड़क से क्या करता था? लगता था। तो हम देख लेते चनहूदड़ों में मोहनजोदड़ो यहाँ क्लियर हुआ। मोहनजोदड़ो को राखादास बनर्जी ने 1922 में खोजा। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसे मृतकों का टीला कहा गया। पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, कुआं, चौड़ी सड़कें, ढके हुए नालियां, पशुपति भगवान शिव की मूर्ति, तांबे का ढेर तथा कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहूदड़ो, दूसरा शहर कौन था? चनहूदड़ो। इसको गोपाल मजूमदार ने खोजा। खोजकर्ता गोपाल मजूमदार। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां से अलंकृत ईंट की प्राप्त हुई है। सड़कें यहाँ की बहुत टेढ़ी थी। सड़कें यहाँ की क्या थी? बहुत टेढ़ी थी। कुत्ते तथा बिल्ली के पैरों के निशान, प्राप्त हुए हैं। कुत्ते तथा बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। दुर्ग रहित
आवास मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यह एक बहुत ही बेहतरीन नगरीय सभ्यता थी। दुर्ग रहित आवास, क्या थे? दुर्ग रहित आवास। और यहां से नवाब शाह का किला प्राप्त हुआ है, नवाब शाह का किला, पाकिस्तान से, पीओके से क्या प्राप्त हुआ है? नवाब शाह का किला, नवाब साहब का किला प्राप्त हुआ है। तो चन्होदड़ो दूसरा खोजा गया सबसे बड़ा शहर था। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अलंकृत ईंट, सड़कें टेढ़ी थी, कुत्ते तथा बिल्लियों के पैरों के निशान तथा दुर्ग रहित आवास और नवाब साहब का किला पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवाब साहब का किला पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और यहीं से ही औरतों के भी कुछ सामान प्राप्त हुए हैं, औरतों के कुछ सामान प्राप्त हुए हैं। पहला मेकअप बॉक्स, गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, जो आज के समय में भी आप लोग देख रहे होंगे, जो आज के समय में मार्केट में मिलते हैं, बाजारों में उपलब्ध है। गुड्डा गुड़िया आज के समय में भी छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं या बच्चियां खेलती हैं। गुड्डा गुड़िया मिला है, मेकअप का बॉक्स मिला है, गुड्डा गुड़िया मिला है तथा सुई धागा, सुई धागा, काजल, लिपस्टिक, ये सारी चीजें चंदहोदड़ों से प्राप्त हुई हैं। ये सारी चीजें चंदहोदड़ों से प्राप्त हुई हैं। और मनका, मनका का घड़ा, ये भी प्राप्त हुआ है। तो खोजा इसको गोपाल मजूमदार ने। सिंध नदी के किनारे यह स्थित है। अलंकृत ईंट, सड़कें टेढ़ी थी, कुत्ते तथा बिल्लियों के पैरों के निशान, दुर्ग रहित आवास, नवाब शाह का किला पाकिस्तान से जो कि प्राप्त हुआ है। लड़कियों से संबंधित, औरतों से संबंधित मेकअप बॉक्स, गुड्डा गुड़िया, सुई धागा, काजल, लिपस्टिक और मनका प्राप्त हुआ है। ये चंदहोदड़ों से पाए गए साक्ष्य हैं, चंदहोदड़ों से पाए गए साक्ष्य हैं। इसके बाद सुतका गैंडोर पाकिस्तान से खोजा गया है। पाकिस्तान के सुतका गैंडोर का शहर खोजा गया है, जिसकी खोज ओरेन स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओरेन स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह क्या है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतका गैंडोर नामक शहर दास्क नदी के किनारे स्थित है, जिसको ओरेन स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ओरेन स्टाइन नामक वैज्ञानिक से खोजा था। यहाँ पर जो है कलश समाधान मिला है, कलश जो है समाधान मिला है और घोड़े की हड्डी की प्राप्ति हुई है। सुतका गैंडोर से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। तीसरा शहर हम लोग देख ले रहे हैं, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, इसको खोजा ओरेन स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने।
यह दास्क नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। दास्क नदी के किनारे स्थित है। यहां से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सुत्का गैंडोर का खोजा गया शहर, जिसको ओरेन एस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने खोजा है, यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। यहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। रंगपुर गुजरात, रंगपुर गुजरात, यहां से धान की भूसी प्राप्त हुई है। धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर गुजरात नामक स्थान से धान की भूसी प्राप्त हुई है। उसके बाद लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल नामक शहर खोजा गया जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सी पोर्ट अर्थात बंदरगाह बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या है, बंदरगाह ज्यादा प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्तन बंदरगाह, पत्तन बंदरगाह, कोदीवाड़ा बंदरगाह, ये दो वहाँ के सबसे मशहूर बंदरगाह थे, जो उस समय बताते हैं कि जल मार्ग से यहाँ पर निर्यात और आयात के साधन उपलब्ध थे। निर्यात तथा आयात के साधन क्या थे, उपलब्ध थे। और ईरान से व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ईरान से व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि लोथल से ईरान पर भी क्या होता था, व्यापार होता था। यानी कि ईरान के साथ भी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार उस समय भी प्राचीन काल में होते थे। और फारस की मुद्रा भी पाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि फारस के साथ भी व्यापार होता था। फारस के साथ भी व्यापार होता था। युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब ये होता है कि जोड़ी में किसी को जलाना। यानी कि जैसे अभी हाल ही का सती प्रथा, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक व्यक्ति ने समाप्त करने के लिए बहुत अपनी उपलब्धि लगाई, तब जाकर के सती प्रथा का अंत हुआ। युगल समाधान यानी कि दो लोगों को एक साथ दाह करने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। जो कि कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से। लोथल, इनका एग्जाम में ये नहीं आता कि किसने खोज किया था। खोजकर्ता का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, तो उसको बताने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। सिर्फ यही पूछता है कि कभी काल रेलवे में पूछा था एक बार कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, बस इतना ही खाली जो है पूछा था। उसके बाद यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन पर कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेता है। तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां से बंदरगाह बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। सी पोर्ट मिला है, सी पोर्ट मिला है। जैसे पत्तन बंदरगाह, गोदीवाड़ा बंदरगाह, ये दो सबसे मशहूर बंदरगाह थे। ये दो सबसे मशहूर बंदरगाह थे। ईरान के साथ व्यापार, ईरान के साथ क्या था, व्यापार
तथा फारस के साथ व्यापार, फारस के साथ व्यापार और युगल समाधान, क्या युगल समाधान, युगल समाधान इसको हम कह सकते हैं जोड़ी में दाह, क्या जोड़ी में दाह। युगल समाधान जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा वो जान ले कि जोड़ी में दाह उसे कहा जाता है, जोड़ी में उसे दाह कहा जाता है। लोथल नामक शहर यह गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। यहाँ पर बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। पत्तन बंदरगाह तथा गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ के सबसे मशहूर बंदरगाह थे, जिससे पता चलता है कि उस समय नौकायान बहुत ही बेजोड़ था प्राचीन समय में, जिसके आधार पर यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, यानी कि नदियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था, जो बहुत ही सरल था, जो बहुत ही सरल था। ईरान तथा फारस के साथ इनके व्यापार संबंध अच्छे थे, ईरान तथा फारस के साथ व्यापार संबंध अच्छे थे, जो कि व्यापार करने को दर्शाता है। मुद्रा भी प्राप्त हुई है। युगल समाधान यानी कि जोड़ी में दाह करना लोथल से प्राप्त हुआ है। जोड़ी में दाह करना क्या हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। जोड़ी करना, जोड़ी में दाह करना लोथल से प्राप्त हुआ है। तो आज जो हम लोगों ने देखा कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजक थॉमसन नामक वैज्ञानिक को कहा गया, जिन्होंने त्रियुगीन विभाजन कहा कि पाषाण युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, ये त्रियुगीन विभाजक इतिहास में कहा गया है इनको। और कनिंघम को भारत में, कनिंघम को भारत का कहे तो पुरातत्व का जनक कहा गया। कनिंघम को भारत का पुरातत्व जनक कहा गया। कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा गया। पुरातत्व का क्या कहा गया? जनक कहा गया। और सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वह कोपेनहेगन के डेनमार्क में स्थित है, जो कि यह भारत में जब बनाया गया तो भारत में इसका पहला नाम मानव संग्रहालय था। उसको इंदिरा गांधी ने चेंज करके या परिवर्तन करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बना दिया, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, वह भोपाल में स्थित है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, जो कि वह भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। मानव की पहली चित्रकारी भीम बेटिका से प्राप्त हुई, भीम बेटिका से प्राप्त हुई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्याचल तथा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अद्य ऐतिहासिक काल को भाव चित्रात्मक लिपि का विकास कहा गया। भाव चित्रात्मक लिपि का क्या कहा गया? विकास कहा गया। भाव चित्रात्मक लिपि का विकास अद्य ऐतिहासिक काल में हुआ। और अद्य ऐतिहासिक काल का विस्तार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान के सुतकागैंडोर में, जम्मू कश्मीर के मांडा में, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में और महाराष्ट्र के दयामाबाद नामक शहर में त्रिकोण श्रृंखला में, यानी कि कहा जाए कि त्रिभुजाकार, कहा जाएगा तो त्रिभुजाकार विस्तार इसका कहा गया। त्रिभुजाकार विस्तार हुआ। यह 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र था, जिसको जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक से आकर के चार्ल्स मैसे ने बताया। तो जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की, जो कि 300 शहर प्राप्त हुए, जिसमें से 200 अकेले गुजरात में प्राप्त हुए, जिसमें से 200 अकेले गुजरात में प्राप्त हुए। पुरातत्व विभाग का जनक, भारत में यह गठनकर्ता लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। पहला शहर जो खोजा गया वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें पुरोहित आवास, बहुत बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा अन्नागार और नहाने का कुआं, सभागार, उसके बाद कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, पशुपति की प्रतिमा और सूती वस्त्र उद्योग, जिससे पता चलता है कि यहाँ कपास का उत्पादन होता था। सूती वस्त्र उद्योग तथा तांबे का ढेर प्राप्त हुआ। दूसरा शहर चन्होदड़ो खोजा गया, जिसको गोपाल मजूमदार ने खोजा। सिंधु नदी पर यह स्थित है। इसमें नवाब साहब का किला, कुत्ते तथा बिल्लियों के पैरों के निशान, अलंकृत ईंट, दुर्ग रहित आवास तथा सड़कें टेढ़ी पाई गई। तीसरा, चन्होदड़ो में महिलाओं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मेकअप बॉक्स प्राप्त हुआ, चूड़ी प्राप्त हुए, बिंदी प्राप्त हुए, काजल, लिपस्टिक और गुड़िया तथा सुई धागा यहाँ से चन्होदड़ो से प्राप्त हुआ। तीसरा, सुतका गैंडोर, जिसको ओरेनस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, जो दास नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। कलश समाधान तथा घोड़े के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। रंगपुर गुजरात से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान की भूसी वहां से प्राप्त हुई। और लोथल नामक शहर जो प्राप्त हुआ वह भगवा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। यहाँ से सीपोर्ट बंदरगाह प्राप्त हुए, जो गोदीवाड़ा बंदरगाह और पत्तन बंदरगाह, जो दो सबसे फेमस बंदरगाह थे। ईरान तथा फारस के साथ इनके व्यापार, युगल समाधान तथा जोड़ी में दाह करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब इसके आगे की क्लास जो है हम कल देखेंगे। आप सभी लोग ऐसे नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल केपी इनोवेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी जो भी वीडियोस बनती हैं वो आपको सीधे प्राप्त हो सकें, जिससे आप सभी लोगों को कम पैसे में सही शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। यह जो हमारे यहाँ फीस है वह मिनिमम से मिनिमम रखी गई है, जिससे किसी को भी गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति यहाँ पर आकर के पढ़ सकता है। और ऑनलाइन व्यवस्था है, जो कि बहुत सबसे कम मिनिमम फीस से रखा गया है, बहुत ज़्यादा 200 से 300 के आसपास। तो जिनको भी पढ़ना हो आकर के, अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।